जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स के हवाले से जो कंट्रोल प्रोसीजर्स हो सकते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन करना है। उसके लिए मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी वीडियोस शेयर की थी। होप्स हो कि आप लोगों ने उसको एक दफ़ा गो थ्रू किया होगा और मैंने उसमें जो है वो समझाने की कोशिश की थी कि इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स के लिए हम लोग कौन से कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाते हैं और क्या हम लोग चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस जो है वो मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा। उसके लिए मैंने जो है वो जो आपकी रिकमेंडेड बुक है वेंडर बैग की, कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडर बैग, उसमें से मैंने 2 प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे क्लास में डिस्कस करूँगा और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हम लोग क्या चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं वाइल परचेजिंग द मटेरियल्स। जब हम लोग मटेरियल्स परचेज कर रहे होते हैं तो फिर हम लोग क्या क्या चीज़ें जो हैं वो किसी तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं और क्या चीज़ें हम लोग असेस कर रहे होते हैं। ये हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। उसके लिए मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जी, आपके सामने ये क्वेश्चन है, दैट इज प्रॉब्लम 2.1, चैप्टर नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर 1 है, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखना है। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये हम लोग कैलकुलेशंस क्यों करते हैं और उसकी वजह क्या होती है, व्हाट आर द बेसिक्स रीजंस फॉर डूइंग दिस, और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से जो है वो हमें मदद देती हैं, हम लोग इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं वाइल मेकिंग आवर डिसीजंस ऑफ परचेजिंग ऑफ मटेरियल्स। जब हम लोग मटेरियल्स परचेज कर रहे होंगे तो हम लोग वो जो डिसीजन करते हैं कि हमें मटेरियल जो है वो जब परचेज करना है तो उसके लिए ऑफ कोर्स हमें 2-4 चीज़ें जो हैं वो असेस करना पड़ती हैं। तो वो हम लोग इसके ज़रिए से कैसे करेंगे, ये हम लोग जो है वो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग मटेरियल परचेज करते हैं तो उसके लिए जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो होता है जी कि राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एट राइट टाइम। हमने एक तो मटेरियल को परचेज तो करना है, लेकिन कितना परचेज करना है ये एक सवाल है। और वो हमें इतना ज्यादा भी नहीं परचेज होना चाहिए कि वो हमारे लिए मुश्किल हो जाए, हमारे लिए महंगा हो जाए, या हमारे लिए उसको संभालना मुश्किल हो जाए, उसको संभालने के लिए हमें ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ जाए। और जो हम लोग जो है वो डिस्काउंट्स लेके कॉस्ट को बचत करने चाह रहे थे, वो हो सकता है कि वो वाली उल्टी ज्यादा कॉस्ट होना शुरू हो जाए। तो एक तो ये पर्पस हो सकता है कि राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमें परचेज करना है। दूसरा, किस वक्त करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम परचेज डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो परचेज डिपार्टमेंट ने मटेरियल को परचेज करना होता है और उसके सामने ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि उन्होंने एक तो राइट क्वांटिटी में परचेज करना है और राइट टाइम के ऊपर परचेज करना है, और तीसरी क्या है कि राइट सप्लायर या वेंडर उन्होंने चूज करना होता है। जब वो राइट वेंडर और सप्लायर है, ऑफ कोर्स वो तो कंपनी वाइड ही कॉन्ट्रैक्ट होता है दूसरी कंपनीज के साथ। वो हम लोग हर वक्त हर परचेज के ऊपर इसकी कैलकुलेशंस या इस तरह की असेसमेंट नहीं करते हैं। जिन चीज़ों की असेसमेंट हम लोग हर एक परचेज के वक्त हमें करना पड़ती हैं या हमें करनी चाहिए, बल्कि ये वाली भी सारी कैलकुलेशंस हम पहले से ही कर लेते होते हैं साल के शुरू के ऊपर, और उसके मुताबिक ही हम लोग काम करते जाते हैं। अगर एक कंपनी के अंदर 100 मटेरियल्स हैं तो वो 100 कैलकुलेशंस करेगा इस तरह की, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, वही 2 चीजें हैं, मटेरियल को परचेज करना है और परचेज किसमें करना है, एट राइट टाइम करना है और राइट क्वांटिटी में करना है। एंड व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल एंड व्हाट इज द राइट क्वांटिटी ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल, ये 2 सवालों के हमने जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है। अब इन 2 सवालों के जवाब जो हैं वो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे या प्रॉब्लम करेंगे इसकी प्रैक्टिस के दौरान हमें मिल जाएंगे, और मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ करके भी बताऊंगा कि ये हम कैसे कह रहे हैं कि ये कैलकुलेशन ठीक है या इसको इसी तरीके से होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास जो सबसे पहले है वो है क्वेश्चन, दैट इज प्रॉब्लम 2.1, that is Marino company predicts that it will use 25,000 units of material during the year. पूरे साल के अंदर वो कितना मटेरियल यूज करेंगे, 25,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल वो यूज करेंगे।
द एक्सपेक्टेड डेली यूजेज इज 200 यूनिट्स। अब एक्सपेक्टेड डेली यूजेज कितना है? 200 यूनिट्स। अब अगर उन्होंने आपको एक्सपेक्टेड डेली यूजेज ना दिया हुआ हो, सिर्फ क्या दिया हुआ हो? एनुअल यूजेज दे दिया हो, तो फिर उनको एनुअल यूजेज के साथ एक और इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में होनी चाहिए, एवरेज या वर्किंग डेज ऑफ द ईयर कितने, ताकि आप क्या निकाल सकें? एवरेज डेली यूजेज निकाल सकें। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए आपको दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए। नंबर 1 टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, और दूसरी चीज डेली यूजेज कितना है। अगर डेली यूजेज नहीं दिया गया और आपको क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट दे दी गई है और साथ उसके एनुअल डेज दे दिए गए हैं, तो आप डेली यूजेज निकाल लोगे। एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज करके डेली यूजेज निकल आएगा। या दूसरी सिचुएशन क्या है? अगर आपको डेली यूजेज दे दी गई हो और नंबर ऑफ डेज दे दिए गए हों, तो फिर आप लोग एनुअल रिक्वायरमेंट उसकी क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू फिगर्स। सो इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इन द क्वेश्चन इन एनी वेज। सही है? तो इसलिए आप लोगों ने गौर से जब क्वेश्चन को पढ़ना है तो आपने देखना है कि उसमें आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जो आपको दी जा रही है, उसको आपने कैसे यूज करके क्वेश्चन की सॉल्यूशन करना है। सो ये थोड़ी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सी जो है इंफॉर्मेशन है, वो आप उसको यूज करके कर सकते हैं। ओके, and there is an expected lead time of 5 days and desired safety stock of 500 units। अब इसमें दो चीजें आ गई, एक आ गई लीड टाइम और एक आ गया सेफ्टी स्टॉक। इसकी बड़ी डिटेल में जो डिस्कशन है, जो मैंने आप लोगों के साथ रात मटेरियल शेयर किया है वीडियोस की सूरत में, उसको आप देखेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पे लीड टाइम का भी पता चल जाएगा और उसके हवाले से जो भी सेफ्टी स्टॉक है वो भी आपको मालूम हो जाएगा। मुख्तसरन आपको सिर्फ समझाने के लिए लीड टाइम बता देता हूं कि लीड टाइम इज द टाइम फ्रॉम और प्लेसिंग एन ऑर्डर टू रिसीविंग ऑफ मटेरियल। एक मटेरियल को जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, उस वक्त से लेके जब आपको वो आपके पास मिल गया, जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? लीड टाइम। इज इट क्लियर? इट कैन बी इन डेज, इट कैन बी इन वीक्स, इट कैन बी इन मंथ्स। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या करोगे? लीड टाइम की असेसमेंट देखोगे। और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमें बता रहा होता है कि हमारा लीड टाइम क्या है। नॉर्मली हमें मटेरियल कब हम ऑर्डर देते हैं और कितने दिनों में हमें मिल जाता होता है, ये एवरेज होता है। कभी एक आध दिन ऊपर हो जाता है, कभी एक आध दिन कम हो जाता है, जल्दी मिल जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास, लेकिन वो जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आपका डेटा है, जो पिछले सालों का डेटा है, वो आपको ये बता देता है कि आपका लीड टाइम क्या है। और लीड टाइम को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हो? वो उसमें जा सकते हो। अगर आपको वीक्स में दिया हो गया हो तो फिर आपने उसको डेज में कैसे कन्वर्ट करना है, और डेज में दिया गया हो तो वीक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, और क्यों वीक्स में करना है और क्यों डेज में करना है। ये तमाम सवालों के जवाब जो है वो आपको उन वीडियोस के अंदर जो है वो अवेलेबल होंगे, वो आप वहां से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे उस चीज को नहीं लेके यहाँ पे डिस्कस करूंगा, मैं इसकी इम्प्लीकेशन की, इसकी एप्लीकेशन की बात करूंगा आज। ओके, उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का मतलब है द स्टॉक फॉर सेफ्टी, जिसमें हम सेफ रहें। मिसाल के तौर पे स्ट्राइक हो जाती है, रोड्स बंद हो जाते हैं, कि सप्लायर के वहां पे कोई स्ट्राइक हो जाती है, सप्लायर को कोई इशू हो जाता है, और उसकी वजह से आपका क्या होता है कि टाइम पे ऑर्डर नहीं मिलता। ऐसे ही है। तो उस सूरत में फिर क्या करेंगे? फैक्ट्री बंद कर देंगे, तो वो तो नहीं बंद हो सकती। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक सर्टन लेवल ऑफ मटेरियल्स या सर्टन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मटेरियल्स हमें अपने स्टॉक में रखना पड़ता है, ताकि हमारी प्रोडक्शन ना रुके। इसको हम क्या कहते हैं? सेफ्टी स्टॉक। इज इट क्लियर जी? तो वो जो सेफ्टी स्टॉक होता है, उसको वो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है हमारे क्वेश्चन में। और प्रैक्टिकली अगर आप बात करते हैं तो प्रैक्टिकली आप कैसे देख सकते हैं इसको? वो आप अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से देख सकते हैं कि आपके कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई जिसमें कितने दिन तक प्रोडक्शन जो है वो आपका मटेरियल लेट हो सकता है। तो मैक्सिमम डिले टाइम होता है एक आपका, कि आपने पूरे साल में देखा कि कितना मैक्सिमम डिले होगा एक ऑर्डर जो है वो, उसके साथ मल्टीप्लाई करके डेली यूजेज को आप क्या निकाल सकते हो? अपना सेफ्टी स्टॉक निकाल सकते हो।
मिसाल के तौर पे आप कहते हो जी एक ऑर्डर जो है वो आपका मैक्सिमम 10 दिन लेट हो सकता है और एक दिन में आपके जो है वो 200 यूनिट कंज्यूम होते हैं, तो फिर आपको 10 दिन का कम से कम सेफ्टी स्टॉक तो रहेगा ना आपके पास, कि अगर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आपके पास कम से कम वो वाला मटेरियल मौजूद होना चाहिए अगर आपकी सप्लाई रुक जाती है तो उस सूरत में आप उसके सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। इसको सेफ्टी स्टॉक हम लोग कॉन्टीजेंसीज के लिए, इमरजेंसीज के लिए, या कोई भी हमारी जो सप्लाई लाइन में कट होने की वजह से अगर हमारी सप्लाई रुक जाती है तो उसकी वजह से हम लोग अपनी अपनी प्रोडक्शन को स्मूथली रन में रखने के लिए क्या करते हैं, एक स्टॉक रखते हैं जिसको हम लोग सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं। ओके जी, द मटीरियल इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 5 पर यूनिट। मटीरियल कितने का मिलेगा, 5 पर यूनिट। Merino anticipates that it will cost 50 to place each order। एक ऑर्डर प्लेस करने का कितना कॉस्ट आएगी उनको, $50। मीन ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ये हमें क्वेश्चन में तो हमें सिंपल दे दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आप ये देखोगे कि अच्छा भी एक ऑर्डर प्लेस करते हुए कौन कौन सी कॉस्ट लगती है, कौन कौन से रिसोर्सेज लगते हैं, कितनी स्टेशनरी लगती है, कितनी जो है वो हमारे पास इंटरनेट का खर्चा आता है, कितनी हमारे पास जो है वो जो ऑर्डरिंग क्लर्क है उसकी तनख्वाह को कैसे डिवाइड करेंगे, बाकी जो चीजें जो भी उसके ऊपर ऑर्डर के ऊपर आती हैं उनको आप किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो एक लिस्ट बना लेते हैं आप लोग, तो उसकी एक्सपेक्टेड जो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से ही ऑफ कोर्स हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, या अगर हम लोग नए सिरे से कोई भी काम कर रहे होते हैं तो फिर हम मार्केट का सर्वे करते हैं या मार्केट से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं और उसकी बेस के ऊपर ये तमाम कैलकुलेशंस या एस्टिमेशंस करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमें प्रैक्टिकली जब हम लोग देखें क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो तो आपको सिंपल सी एक फिगर गिवन है आपके सवाल के अंदर, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप जाओ किसी फैक्ट्री में जाके देखो कि वो एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनको कौन कौन सी कॉस्ट लगाना पड़ती है, तो वो उनकी, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री यहाँ पे कम से कम लोकली कोई भी फैक्ट्री जो है वो अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करके नहीं रखेगी, तो इसलिए अब आपको क्या है कि आप क्या कर सकते हो, उसकी जो वो वाली एक ऑर्डर को प्लेस करते हुए क्या क्या स्टेप्स आते हैं, उन स्टेप्स के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, वो आप अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो वो आपकी क्या हो जाती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाती है। और एक और जो चीज है, जो एक और कॉस्ट आती है जिसको एनुअल कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। एनुअल कैरिंग कॉस्ट मीन अगर आप एक यूनिट को अपने गोदाम में रखोगे, कैरी करोगे, तो उसकी क्या कॉस्ट होती है, उसको हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। मिसाल के तौर पे जो उसका रेंट हो सकता है गोदाम का, जो गोदाम का जो क्लर्क है, जो कि स्टोर कीपर है, उसकी तनख्वाह हो सकती है, गोदाम के अंदर रैक्स लगे हुए हैं उनकी डेप्रिसिएशन हो सकती है, गोदाम में अगर कोई बिजली इस्तेमाल हो रही है तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, गोदाम में अगर कुछ सफाई हो रही है तो उसके सफाई करने वाले का खर्चा है, कोई भी उसमें यूटिलिटीज इस्तेमाल हो रही हैं तो उनका खर्चा है, प्लस इसके अलावा आपने माल खरीद के रखा हुआ है और उतना पैसा आपने ब्लॉक किया हुआ है और उसकी उस इन्वेस्टमेंट को आप किसी और जगह पे लगा के प्रॉफिट कमा सकते थे, बैंक में रख के इंटरेस्ट ले सकते थे, उनका भी खर्चा है, तो वो भी किस में शामिल हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट के अंदर शामिल हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो इस तरह की जो कॉस्ट होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कैरिंग कॉस्ट कहलाती है। मैंने बड़ी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है उन वीडियोस के अंदर, आप उसको जो है वो थॉरली एक दफा देखेंगे तो आपको कंप्लीटली उसके ऊपर जो है वो अवेयरनेस आ जाएगी कि किस तरीके से हम करते हैं। ओके जी, वो उन्होंने हमें दे दी है 0.1 पर यूनिट, ठीक है, ये भी हमें कैलकुलेटेड है, अदरवाइज अगर प्रैक्टिकली का आप देखेंगे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी। और बाद औकात ये वाली परसेंटेज में दी हुई होती है, परसेंटेज ऑफ परचेज कॉस्ट। मिसाल के तौर पे ये 5 पर यूनिट तो उसकी परचेज कॉस्ट है, वो कहता है जी इसका 10% क्या होगी, उसको कैरिंग कॉस्ट आएगी। इज इट क्लियर? परचेज कॉस्ट का 10% जो है वो कैरिंग कॉस्ट आएगी। तो मीन इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, अदरवाइज सिंपली आपको फिगर भी दी जा सकती है। तो याद रखें क्वेश्चन के अंदर आपको एक तो तरीका यह है कि सीधी सीधी इंफॉर्मेशन दे दी जाए, दूसरा तरीका क्या है कि सीधी सीधी इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि उस इंफॉर्मेशन को आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट द फैक्ट्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जो चीजें चाहिए वो आपके सवाल में मौजूद होंगी, इसलिए मैं सवाल करने का तरीका आपको बताऊंगा और इंफॉर्मेशन कहां से ग्रैस्प करनी है वो भी आप लोगों को साथ साथ समझाता जाऊंगा। ओके जी, अब सबसे पहले हमने कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूट द ऑर्डर पॉइंट।
आपने सबसे पहले ऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना है। फॉर कैलकुलेटिंग ऑर्डर पॉइंट हम लोग जो है वो अपने चले जाते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करने जा रहा हूं। ओके जी, सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट, ये है जी प्रॉब्लम 2-1 और इसका पार्ट 1 हमने करना है और हमने निकालना है ऑर्डर पॉइंट। ऑर्डर पॉइंट निकालने के लिए जो ऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला होता है वो मैं आप लोगों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू, ऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, डेली यूजेज मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस क्या करते हैं, सेफ्टी स्टॉक। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। यही आप जनरल फॉर्मूला सबके लिए याद रख सकते हैं, विद सेफ्टी स्टॉक भी, विद आउट सेफ्टी स्टॉक भी। अगर विद आउट सेफ्टी स्टॉक होगा तो सेफ्टी स्टॉक को 0 लिख दीजिए, ठीक है कि नहीं। और अगर विद सेफ्टी स्टॉक है तो ऑफ कोर्स आप कोई अमाउंट लिखेंगे तो उसके मुताबिक आ जाएगा। ओके जी, ओके, ऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू डेली यूजेज मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब आप याद रखिएगा ये मैंने क्या लिखा है, डेली यूजेज, तो लीड टाइम डेज में आना चाहिए। अगर ये होता वीकली यूजेज फिर नंबर ऑफ वीक्स में लीड टाइम आना चाहिए। या याद रखें क्या, जो आपका लीड टाइम डेज में होगा तो डेली यूजेज लिखेंगे, लीड टाइम वीक्स में होगा तो वीकली यूजेज लिखेंगे, लीड टाइम अगर मंथ्स में होगा तो मंथली यूजेज लिखेंगे। बस इतना सा फर्क है सब में, ठीक है। इसके नॉर्मली जो फॉर्मूला यूज होता है वो डेली यूजेज के साथ होता है, तो डेली यूजेज को आप मल्टीप्लाई करते हैं लीड टाइम के साथ, और लीड टाइम भी किसमें होना चाहिए, नंबर ऑफ डेज के अंदर। ओके जी, यहाँ पे हमने कहा जी डेली यूजेज है हमारे पास, दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, दैट इज 200 यूनिट्स। यस सर। मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम दैट इज आल्सो गिवन इन आवर क्वेश्चन, दैट इज 5 डेज। और प्लस सेफ्टी स्टॉक भी हमें गिवन है, दैट इज, हम देख लेते हैं जी हमारा सेफ्टी स्टॉक की इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, दैट इज 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक है, तो इनको हम लोग यूज करके क्या करेंगे, यहाँ पे 500 लिख देंगे। ओके जी, जब हमने इनको किया तो 5 इसको किया तो 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू 1500 units. It means that figure gives us the information to decide at what level we have to make another order. जब हमारा स्टॉक 1500 यूनिट पे पहुंचेगा तो स्टोर कीपर क्या करेगा, एक नया ऑर्डर इनिशिएट कर देगा। एंड फॉर प्लेसिंग दैट ऑर्डर, फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच विल ही इशू, क्या कौन सा होगा वो, शाबाश, परचेज रेक्विजिशन। क्या डॉक्यूमेंट होगा, किसको इश्यू करेगा, परचेजर को, परचेज डिपार्टमेंट को। और परचेज डिपार्टमेंट उसकी बेस के ऊपर कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा, परचेज ऑर्डर। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड कि कितना रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी तरफ से। याद रखा करो चीजों को, हर वक्त उसको रिवाइज करो। आप यहां से जाते हो चुप करके स्कूल से घर चले जाते हो, आपका भी बस्ता साइकिल से नहीं उतरता मेरी तरह। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो मेरा भी बस्ता साइकिल से नहीं उतरता था। पता है आपको बस्ता साइकिल से ना उतरने की क्या कहानी है? नहीं, अटेंशन डाइवर्टर नहीं बनना, टॉपिक को किसी और तरफ नहीं लेके जाना। ओके जी, so 1500 units will give us information that when the level of units in the record in the store
will be 1500, a new order will be placed. Get it जी? ओके और अगर एक कंपनी के पास 100 मटेरियल्स हैं तो कितने ऑर्डर पॉइंट निकलेंगे? 100. फॉर एवरी मटेरियल, फॉर एवरी टाइप ऑफ मटेरियल देयर वुड बी अ कैलकुलेशन. गॉट इट जी? अब ये वाली कैलकुलेशन हमें किस सवाल का जवाब देती है? When we have to place an order. हमने ये कहा कि अगर हम लोगों ने कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स रखनी है तो फिर हमें दो सवालों के जवाब देना है कि कब ऑर्डर प्लेस करें और कितनी मिकदार में करें. तो पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया कि कब ऑर्डर प्लेस करना है, मीन किस वक्त, जब मटेरियल किस लेवल पे पहुंच जाए, 1500 यूनिट्स का. इन लाइकवाइज इन एवरी मटेरियल. तो इससे क्या होगा कि एक इतना लेवल ऑफ इन्वेंट्री जब आ जाएगा, स्टोर में इतने यूनिट्स रह जाएंगे, तो एक नया ऑर्डर क्या कर दिया जाएगा? इनिशिएट कर दिया जाएगा, प्लेस कर दिया जाएगा. इसको हम कहते हैं रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर लेवल या ऑर्डर पॉइंट या ऑर्डर लेवल. इज इट क्लियर जी? ओके. अब इसने क्या किया? हमारी एक मुश्किल हल कर दी कि हमें यह पता चल गया कि हमने कब ऑर्डर प्लेस करना है. बिकॉज when we have to manage our investments in materials, तो हमने ये देखना है कि हमें कब ऑर्डर प्लेस करना है और कितनी मिकदार में करना है. तो पहले सवाल का जवाब हमें जो फिगर कैलकुलेट करके हमने निकाली है वो हमें दे देगी कि हमने कब इसका ऑर्डर प्लेस करना है. And likewise every material will have its order point. और जब हम लोग मटेरियल की एक डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, एक मटेरियल का कार्ड बनाते हैं, उसके मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो ये वाली इंफॉर्मेशन नोट करते हैं कि इसका ऑर्डर पॉइंट क्या है और इसकी ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी. इज इट क्लियर? तो ये दो चीजें उसकी हर एक मटेरियल कार्ड के ऊपर लिखी जाती है. जब भी आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें एक मटेरियल सिस्टम बना हुआ हो, या जिसमें कह ले कि आप लोग जिसमें एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो, वो लॉन्च किया गया हो, तो उसमें ये वाली दोनों चीजें जो है वो हर एक मटेरियल के साथ कैलकुलेट होकर लिखी हुई होती है. नंबर 1 एक मटेरियल ऑर्डर पॉइंट. दूसरा चीज क्या है? दूसरा पॉइंट हम लोगों ने जो यहाँ पे मालूम करना है वो है जी, डिटरमिन द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी बाय यूज ऑफ द फॉर्मूला. फॉर्मूला को यूज करके हमने मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है. अब मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिव अस द सेकंड क्वेश्चंस आंसर कि इन व्हाट क्वांटिटी वी विल मेक एन ऑर्डर. कितनी मिकदार में हम ऑर्डर प्लेस करेंगे. तो उसके लिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? एक और कैलकुलेशन करते हैं. इसको हम कहते हैं, इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं EOQ. EOQ का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? द क्वांटिटी एट विच टू कॉस्ट्स आर मिनिमम. द क्वांटिटी एट विच टू कॉस्ट्स आर मिनिमम. कौन कौन सी टू कॉस्ट? नंबर 1 एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट. दो तरह की कॉस्ट जो है वो उस लेवल ऑफ ऑर्डर के ऊपर या उस क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर के ऊपर क्या होंगी? सबसे कम होंगी. आज की डिस्कशन में मैं आपको साबित भी करके बताऊंगा कि वाकईतन ये इस तरीके से सबसे कम होती है. ठीक है? तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. जब भी इन्वेंट्री होती है तो उसके साथ ये दो चीजें अटैच होती हैं. नंबर 1 ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि पूरे साल में आप जितने ऑर्डर्स देंगे हर एक ऑर्डर की एक कॉस्ट होगी. सही है? और नंबर 2 कैरिंग कॉस्ट. जब आप कॉस्ट यूनिट्स मंगवाओगे तो उसको जाहिर है कैरी भी करोगे, आप उसको अपने पास स्टोर भी करोगे, तो उसके अपने खर्चे होंगे. तो वो तमाम की तमाम कॉस्ट क्या कहलाएंगी? कैरिंग कॉस्ट. जब ये दोनों का मजमुआ, दोनों का सम मिनिमम होगा, वो वाली क्वांटिटी हमारी क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता दी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की
कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी एट विच, ठीक है जी, टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज एट मिनिमम लेवल। सही है जी? ओके जी। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है, क्योंकि उसने हमें फॉर्मूला के जरिए से कहा है, हम इसको दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जी 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, AR मीन एनुअल रिक्वायरमेंट, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये पर यूनिट होती है और ये पर ऑर्डर होती है, और इन सब का स्क्वायर रूट। ये एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग यूज करते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें एक सवाल का जवाब देती है कि किस क्वांटिटी में हमें मटेरियल को ऑर्डर करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। तो जाहिर है जिसमें सबसे ज्यादा फायदा है वही क्वांटिटी हमें परचेज करनी चाहिए ना, सही है कि नहीं? तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 25,000 यूनिट्स, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमें दी गई है, दैट इज 50, और डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमें दी गई है 0.1। आप इसको जरा सॉल्व करेंगे तो आप आंसर बताएंगे इसका क्या बनता है। तो ये तकरीबन बनता है जी 5000। ये अगर इसको मैं 25 मिलियन, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये आ जाएगा जी 25,000 यूनिट्स। एट 25,000 यूनिट्स what will be the minimum, what will be minimum at 25,000 units, what will be minimum जी? सॉरी गलत लिख दिया, एक मिनट जी ठहरे, सॉरी 5,000। ओके जी, 5,000 यूनिट्स आर आर आंसर, एंड 5 एट 5,000 लेवल व्हाट विल बी मिनिमम, क्या सबसे कम होगा? कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर हम 6,000 का ऑर्डर देंगे तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। अगर हम 4,000 का ऑर्डर देंगे तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट फिर भी ज्यादा हो जाएगी। 5,000 का जो लेवल होगा इसके ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? मिनिमम होगी, ऑप्टिमल होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये वाला जो अगर ऑर्डर इतना प्लेस करोगे तो आपकी ये दोनों कॉस्ट क्या होंगी? मिनिमम होंगी। आप बेटी जो हैरान हुई है 4,000 पे कैसे ज्यादा होगी, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कैसे ज्यादा। ओके जी, इन दोनों चीजों में हमें 2 सवालों के जवाब मिले कि हमने कहा कि जब हम लोगों ने कहा कि एक परचेजर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, एट राइट टाइम राइट क्वांटिटी में मटेरियल को परचेज करे, तो उसको कैसे पता चलेगा व्हाट इज द राइट टाइम? जब उसके पास 1500 यूनिट्स होंगे, मीन वो रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करके बताएगा कि ये राइट टाइम है, ठीक है कि नहीं? और कैसे पता चलेगा व्हाट इज द राइट क्वांटिटी? ईओक्यू को कैलकुलेट करके बताएगा कि दैट इज द राइट क्वांटिटी। और ये क्यों हम कहते हैं इसको राइट क्वांटिटी और क्यों उसको कहते हैं राइट टाइम, ये मैंने सवालों को एड्रेस करने की कोशिश की है अभी की डिस्कशन में। क्लियर है जी? ओके जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे नंबर 3 रिक्वायरमेंट में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? नंबर 3 में कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग एट ईओक्यू पॉइंट। ईओक्यू पॉइंट के ऊपर टोटल क्या निकालना है हमने? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम दोबारा से चले जाते हैं अपने उसके ऊपर। ओके जी, एक मिनट ठहरें जी। ओके जी, फॉर द नेक्स्ट पार्ट मैं बोर्ड फिर से दोबारा से शेयर करता हूं। अब नंबर 3 पार्ट में हम लोगों ने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। ओके जी,
अब इसमें देखें जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर इसको मैं कहूंगा एनुअल, ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट होती है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लें। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ ऑर्डर्स बराबर होंगे एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज divided by order size. It might be EOQ. Is it clear? Order size might be EOQ, might be less than EOQ, might be greater than EOQ. तो वो तो बेसिकली ऑर्डर साइज है, और जहां पे वो इकोनॉमिकल है इसलिए हम लोग उसको खास नाम दे दिया। वो कौन सा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो बेसिकली तो एक ऑर्डर साइज ही है ना, इसलिए हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे ऑर्डर साइज। अब देखें जी, एनुअल रिक्वायरमेंट थी हमारे पास कितनी जी? 25,000, और हमने अभी निकाली है अपनी ऑर्डर साइज। क्या निकाला है हमने? 5,000। तो हमने कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं? 5। 25,000 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया? कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे? 5। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी थी? 50। तो टोटल कितनी आ गई? $250 जो है वो, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी एनुअल पर एनम। अब दूसरी चीज क्या निकालनी हमने? एनुअल कैरिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये बेसिकली एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट होती है। हम ये कहते हैं पूरा साल हमारे पास कितने यूनिट ऑन एवरेज हमारे स्टॉक में मौजूद रहेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब इसके लिए एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू EOQ नहीं लिखूंगा मैं यहां पे, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, और अगर सेफ्टी स्टॉक हो तो प्लस सेफ्टी स्टॉक। अगर सेफ्टी स्टॉक हो तो प्लस सेफ्टी स्टॉक। इज इट क्लियर जी? समझ के बात को? ओके, अब आप ये देखें जी, ऑर्डर साइज क्या है जी? पहले ऑर्डर साइज क्या निकाला हमने? 5,000 प्लस डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक था हमारे क्वेश्चन में। तो कितना आ गया बेटे? 3,000। 3,000 यूनिट्स आ गए जी हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री। कि मीन हमारे पास हर साल, पूरा साल, सारे दिन, हर दिन कितने यूनिट्स पड़े होंगे हमारे स्टॉक में? 3,000। एवरेज हमारे पूरे साल हर दिन कितने यूनिट पड़े होंगे? या इस तरह से कह लें कि 3,000 यूनिट जो है वो हर रोज हमारे पास मौजूद होंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब इसको जब मैं करूंगा 3,000 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? 0.10 के साथ, तो आ जाएगा कितना जी? $300 क्या आ जाएगी? इसकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ओके, और जब मैं इसकी टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट की बात करूंगा
तो मेरे पास क्या आ जाएगा जवाब, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 250, कैरिंग कॉस्ट थी कितनी जी 300, तो टोटल कितनी आ गई जी $550 उसकी टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आ गई। किस ऑर्डर लेवल के ऊपर, 5000, किस ऑर्डर लेवल के ऊपर, 5000 के ऑर्डर लेवल के ऊपर। क्लियर है जी। सो दीज आर बेसिकली द सिंपल कैलकुलेशंस, और उसके बिहाइंड पे लॉजिक क्या है, आंसर्स क्या हैं जो हम लोगों ने ढूंढने हैं, वही वाली जो कि हमने एक इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स के लिए हमारे पास एक जो मुश्किलात होती हैं, ये जो हमारे पास चैलेंज होते हैं वो ये होते हैं कि हमने किस क्वांटिटी में मटेरियल खरीदना है और किस टाइम पे खरीदना है। इनकी चीजों को, सवालों को एड्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, EOQ को और जो है वो ऑर्डर पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। ओके जी, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्लीज। ओके जी, Cortese Chemical Incorporation requires 20,000 gallons of material annually. The cost of placing an order is 20, and the annual carrying cost is cost per gallon is 5। यहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन बड़ी इजीली आसान से दे दी हुई है, और इसको यूज करके नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, डिटरमन EOQ, कहता है EOQ निकालें फ्रॉम पोटेंशियल ऑर्डर साइज। पोटेंशियल ऑर्डर साइज क्या है, 300, 400, 500, 600, 700, 800। कहता है ये डिफरेंट साइजेस हैं, ये डिफरेंट क्वांटिटीज हैं जो कि आप लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 300 का भी ऑर्डर दे सकते हैं, 400 का भी, 500 का भी, 600 का भी, 700 भी, 800 भी। आप बताएं इनमें से सबसे इकोनॉमिकल कौन सा है 500 जी। अभी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं आपके जवाब ठीक है या गलत है, इसलिए हमने ये कहा कि कैलकुलेट करना है फिर जवाब देना है। सही है, तो हम लोग इसको देखते हैं अभी कैलकुलेट करके कि क्या निकलता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब मुझे ये बताएं कि EOQ कौन सा होगा, विच ऑर्डर विच साइज विल बी EOQ। शाबाश, जहां पे नहीं बेटे, मैंने ये कहा ऑर्डरिंग EOQ की डेफिनेशन क्या है, व्हाट लेवल इज EOQ लेवल, जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम है। इसका मतलब क्राइटेरिया तो हमारे पास है, तो अब हम कैलकुलेट करके देख लेंगे कि किस लेवल के ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सबसे कम हो। इज इट क्लियर। तो वो वाला लेवल हमारा क्या हो जाएगा, EOQ। अब हम लोग बगैर सोचे समझे बोलने की बजाय क्या करें, कैलकुलेट करके बताएं कि भाई कौन सा है तो ज्यादा बेहतर है। सही है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद जवाब देते हैं कि वो क्या है। इज इट ये ओके। अब हम लोग इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चले जाते हैं, और मैं बोर्ड में ये यहाँ पे है जी प्रॉब्लम कौन सा है जी 2 प्रॉब्लम 2 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, नंबर 1 ऑर्डर साइज। पहला ऑर्डर साइज क्या है 300 यूनिट्स, दूसरा 400, फिर 500, फिर 6, फिर 700, फिर 800। अब ये आ गया ऑर्डर साइज। इज इट क्लियर। अब हमने क्या निकालना है पहले, हमने ये कहा EOQ साबित करने के लिए कौन सा लेवल इनमें से EOQ है, हमें दो चीजें कैलकुलेट करना पड़ेंगी। क्या क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड ओके। तो मैं यहां पे लिख लूं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इज इट जी ओके। अब एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके बराबर होती है, यहां पे मैं लिखने लगा हूं एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर
ऑर्डर, पर यूनिट नहीं बेटे, पर ऑर्डर। इज इट क्लियर? ओके। और प्लस इसमें मैं क्या करूंगा, एनुअल कैरिंग कॉस्ट करूंगा। और कैरिंग कॉस्ट किसके बराबर होती है बेटे? शाबाश, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। समझ गए जी बात को? ये मैंने पूरा फॉर्मूला ऐसे ही लिख दिया है। चलें, अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो मैं दोबारा से लिख देता हूं। यहां पे इसको मैं मिटा देता हूं, मैं जरा सिंपल करके लिखता हूं। अभी जो आप लोगों ने खुद ही बता देंगे आपके क्या लिखना है यहाँ पे। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके। और ये क्या आ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगा जी, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये दो चीजें हैं। अब मैं कहता हूं जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए मैं क्या करूंगा, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। मैं अगले वाले पेज पे इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं। सबसे पहले मुझे क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओके जी। और ऑर्डर साइज ये लिखा हुआ है, पहले क्या है, फिर 500, 600, 700 एंड 800। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। ओके जी। ओके, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी बेटे? 20,000। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 300। तो क्या निकला जवाब? 66.67। और इसको मैं अपर राउंड ऑफ करूंगा। क्या करूंगा? अप राउंड ऑफ करूंगा तो ये आ जाएगा 67 ऑर्डर्स देना पड़ेंगे मुझे। अगर मैंने एनुअली 20,000 यूनिट मंगवाने हैं तो मुझे कितने ऑर्डर प्लेस करना पड़ेंगे? 67। ओके। इसी तरीके से 20,000 डिवाइडेड बाय 400 बराबर किसके आ जाएगा? 50 ऑर्डर्स। ऐसे ही है ना जी? चलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये 50 ऑर्डर्स हैं। ओके। फिर उसके बाद क्या जी, 20,000 डिवाइडेड बाय 500 तो ये आ जाएंगे जी कितने? 40 ऑर्डर्स। ओके। फिर है जी 20,000 डिवाइडेड बाय 600 तो कितने आ जाएगी जी बेटे? 33.33। 34 ऑर्डर्स। नॉट राउंड ऑफ। राउंड ऑफ जो है वो रूल नहीं लगना। कौन सा लगना है? अप करना है। चाहे वो 0.1 भी ऊपर हो तो आपने क्या करना है, उसको एक बढ़ा देना है। क्योंकि अगर आप लोग 33 ऑर्डर्स दोगे तो फिर 20,000 पूरे यूनिट्स नहीं होंगे। हाँ, ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है जी 20,000 डिवाइडेड बाय 700 कितना आया बेटे? 28.57 एंड दैट इज 29 ऑर्डर्स। और 20,000 डिवाइडेड बाय 800 कितना आ गया? 25 ऑर्डर्स। तो इस तरीके से मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। इज इट क्लियर जी? अब मैं वापस जाके ये वाले नंबर ऑफ ऑर्डर्स वहां पे लिखता हूं। कितना जी है? पहले वाले के 67, दूसरे के 50, तीसरे के 40, फिर 34, फिर 29 और फिर 25। और मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट थी कितनी? 20 पर ऑर्डर दी हुई है ये हमारे क्वेश्चन में। ओके। अब इनका आंसर निकाल लेते हैं जी। पहले वाले का आंसर क्या आया हमारे पास? 1340। दूसरे वाले का 1000, फिर 800, फिर 680, फिर 580, फिर 500। ये हमारे पास आ गई जी क्या? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब इसी तरीके से हम कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं।
अब कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या है ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है जी। यहां पे मैं नेक्स्ट पेज करता हूं जी, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है जी, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब मैं कहता हूं जी ऑर्डर साइज है हमारे पास, पहले वाला ऑर्डर साइज 300, फिर 4 5 6 7 8, ओके जी। और यहां पे एवरेज इन्वेंट्री हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी, ऑर्डर साइज है जी 300 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इज 0। हमें नहीं दिया गया, हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये वाली नहीं है, ओके। तो क्या आ जाएगा जी 150, फिर है जी 400 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 200, फिर है जी 500 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 250, एंड लाइकवाइज 600 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 300, और 700 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 350, एंड 800 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 400। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एवरेज इन्वेंट्री आ गई विदाउट सेफ्टी स्टॉक। अगर सेफ्टी स्टॉक होता तो हम हर एक जगह पे वो सेफ्टी स्टॉक ऐड कर लेते, ओके जी। अब हम लोग वापस जाते हैं अपनी कैलकुलेशन पे। यहाँ पे हमने क्या लिखा जी, क्या है जी 150, 200, 250, 300, 350 और 400। अब देखें ये इन पे सारी डिपेंड कर रही है, ये फिगर्स भी इन्हीं पे डिपेंड कर रही थी और ये वाली फिगर्स भी इन्हीं पे डिपेंड कर रही हैं, ओके। और मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 5 हमें गिवन है, यही है ना जी। मैं आपको दिखाता हूं जी, 5 पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट इज 5, ये हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं जी, ये देखिए जी, कैरिंग कॉस्ट पर गैलन इज 5, ओके जी। अब इसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये आ जाएगा कितना जी 750, 1000 जी, 1250, 1500, 1750, 2000। अब इस तरीके से ये हमारे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट भी आ गई एनुअल। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे इनके आंसर्स को, तो क्या आएगा जी जवाब पहले का 2090, ये क्या आ जाएगी जी 2000, 2050, 2180, 2330, 2500। Now look at this table. At what level the total annual carrying and ordering cost is minimum? किस लेवल पे? 400. So 400 is our इकोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्डरिंग, ठीक है जी। इसलिए हम लोगों ने ये कैलकुलेशन करके देख ली कि किस लेवल के ऊपर सबसे कम हमारा जो है वो ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आ रही है। इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि अगली रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है। ओके जी, ये आ गया in P2 assume that the company desired a safety stock of 500 gallons। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा जी, इससे पहले ये वाला जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशंस की हैं, तो मैंने कहा था EOQ is equal to 2 into annual requirement into ordering cost divided by carrying cost और whole square root, ओके। 2 into एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है जी 20,000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है जी 20 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है जी 5
जब मैंने इसको सॉल्व किया तो जरा करें क्या जवाब निकलता है। 5 4 20 आ जाता है, 4 8, ये आ जाता है जी 400। और मैंने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो इज इक्वल टू 400। अब आप जरा गौर करें कि हमने टेबल से जो कैलकुलेशंस किए हैं वो भी वही है, और जो फॉर्मूला से अगर हम करेंगे तो वो शॉर्ट वे है, तो वो भी वही है। इज इट क्लियर? इसलिए आप फॉर्मूला से करें चाहे आप लोग टेबल, अब चूंकि हमारे पास टेबल बनाने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, या तो हम लोग अपने पास से अज्यूम करें ना डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज या डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्डर साइजेस को देखें, तो उस वक्त तो हम लोग टेबल बना के कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन ना हो और हम लोग सिंपल सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें गिवन हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और ये सारी कैलकुलेशंस हम लोग उस तरीके से कर पाएंगे। ओके जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द, वो कहता है जी वही वाली सारी चीज रखें लेकिन सेफ्टी स्टॉक कितना कर दें, 500। कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ गैलन्स इन इन्वेंट्री। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हम लोग उसी की कंटिन्यूटी में चाहते हैं, और मैं इसको जो है वो नेक्स्ट पार्ट कर लेता हूं। तो दैट इज प्रॉब्लम 2-3 P23 है, और उसमें हमें उन्होंने सेफ्टी स्टॉक दे दिया है। तो सबसे पहला हमें रिक्वायरमेंट क्या है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है जी, शाबाश, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। ओके जी, अब ऑर्डर साइज हमारे पास, हमने कितना ऑर्डर साइज निकाला जो इकोनॉमिकल ऑर्डर है, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 500 इज आर सेफ्टी स्टॉक। तो ये आ जाएगा जी 200 प्लस 500 इज इक्वल टू 700 इज आर एवरेज इन्वेंट्री एट एवरी डे ऑफ अ ईयर। हर दिन हमारे पास कितने यूनिट स्टोर में पड़े होंगे, 700। ये इसका ये मतलब है, इज इट जी। अब उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, हम क्वेश्चन की वो देख लेते हैं। कंप्यूट द टोटल कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, ओके जी, इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है जी, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ओके जी, एवरेज इन्वेंट्री अभी हमने निकाला है कितना, 700 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया टोटल, 3500 इज द टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। गॉट इट जी, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट द टोटल ऑर्डर कॉस्ट, डिड इट डिफर फ्रॉम योर आंसर इन P2 अबव। कहता जी आप टोटल ऑर्डर कॉस्ट निकालें, क्या ये आपके सवाल से डिफरेंट है जो आपने पहले निकाला है उसमें। टोटल ऑर्डर कॉस्ट जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं जी उसके बाद। ओके, मैं नेक्स्ट पेज है जी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट या ऑर्डर कॉस्ट किसके बराबर होता है, शाबाश, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने कैसे निकालते हैं बेटे, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऐसे फॉर्मूला बना लेता हूं, ये मैंने फॉर्मूला कंबाइन कर दिया। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है जी, डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज अभी हमने क्या डिसाइड किया, 400 जो हमने EOQ निकाला था, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 20। जब आप इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा जी, 1000 इज इक्वल टू
अब आप जरा गौर करें, मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे जाता हूं जहां पे हमने कैलकुलेशन की थी। उस सूरत में भी हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी? सेफ्टी स्टॉक के बगैर भी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी? 1000। और सेफ्टी स्टॉक के साथ भी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? इट विल नॉट चेंज because number of order has not changed. Ordering cost is depending upon annual requirement and number of order. क्योंकि ऑर्डर साइज भी चेंज नहीं हुआ, वो भी वही है, एनुअल रिक्वायरमेंट भी वही है, तो इसलिए ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी वही हैं, वही भी सेम है, वो भी फर्क नहीं हुए। तो जब वो फर्क नहीं हुए तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी चेंज नहीं होगी, इसलिए वो वाली सेम रहेगी। तो यही उसने पूछा कि क्या वो वही रहेगी या उससे चेंज हो जाएगी? तो हमने कहा उससे चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज नहीं होंगे। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्यों नहीं चेंज होंगे? क्योंकि हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट और जो ऑर्डर साइज है वो क्या है? वो वही है जो हम लोग वहां पे देख रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं। इज इट क्लियर जी? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तमाम डिस्कशन को कंक्लूड कर सकते हो कि हमने जो ऑर्डर प्लेस करना है वो कितने यूनिट्स का करना है, किस वक्त करना है, किस लेवल पे जब इन्वेंट्री पहुंच जाएगी तब करना है। तो ये तमाम सवालों के जवाब जो है वो हमें इन कैलकुलेशन से क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आप इनको यूज करके, इनको आगे फर्दर अपने क्वेश्चंस में यूज करके इनके तमाम आंसर्स को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।